स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल पीली रेत पर पैर रखना। केवल पश्चिम में आने वाले लोग ही यहाँ प्रकृति के चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। आदर्श का जन्म दक्षिण में हुआ था, जहाँ मुख्य रूप से चिकने शिखर वाले पहाड़ थे। दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब वह अपने देश के पश्चिम में आया तो उसके सामने मौजूद शानदार नज़ारों ने उसे बेहद प्रभावित किया। वह खुद को छोटा महसूस करने से नहीं रोक सका। निश्चित मैजिशियन बनना किसी भी इंसान के लिए सीमा थी और वर्तमान में आदर्श के पास जो सबसे शक्तिशाली शक्ति थी वह डीमन एलिमेंट था। हालांकि भले ही वह शैतान बन जाए, फिर भी वह पश्चिम में इस असीम बेसिन में बेहद छोटा महसूस करता था। पहाड़ों को नष्ट करने वाली शक्ति इस विशाल बेसिन में मुश्किल से दिखाई देने वाली एक छोटी सी खरोंच के अलावा कुछ नहीं थी। यह जमीन की खुजली को मिटाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। कलामा रेगिस्तान बेसिन के बीच में स्थित था। हालांकि यह रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान से अतुलनीय था, लेकिन इंसानों के लिए यह रेत से ढकी भूमि अपरिचितता, अज्ञातता और खतरों से भरी एक नई दुनिया थी। रेगिस्तान में रहने वाले डीमन प्राणी ही एकमात्र ऐसे जीव थे जो लंबे समय तक रेगिस्तान में जीवित रह सकते थे। कलामा रेगिस्तान में डीमन प्राणियों का एक शक्तिशाली समूह है। इसकी आबादी संभवतः 10 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा 7 मध्यम आकार के समूह और 30 से ज्यादा छोटे समूह भी है। डीमन प्राणियों की कुल संख्या अथाह है। पूरा रेगिस्तान डीमन प्राणियों से घनी आबादी वाला है। हमारा मिशन रेगिस्तान की झील तक जाने का रास्ता साफ करना है। हमारी जानकारी के अनुसार झील एक नखलिस्तान का हिस्सा है। सेना ने एक बार वहां एक रिले स्टेशन बनाया था, लेकिन रेगिस्तान का इलाका बदलने और पूरी जगह डीमन प्राणियों से भर जाने के बाद बेसिक मार्ग अब डीमन प्राणियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और सिर्फ 1 या 2 समूहों की बात नहीं कर रहे हैं। अमन ने समूह को याद दिलाया। रियल स्टेशन और उस तक जाने वाला रास्ता 11 साल से दफन है। शुरुआती बिंदु के अलावा हमें फिर से उस क्षेत्र का पता लगाना होगा। हम पहले से ही पुराने हंटरों द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार विकसित सिमुलेशन के माध्यम से एक मार्ग के साथ जा चुके हैं। हार्दिक, जो नेविगेशन का प्रभारी था, ने गंभीर स्वर में कहा। जब समूह आदर्श मार्ग पर चर्चा कर रहा था तो मध्यम आयु का वह व्यक्ति जो थोड़ा लापरवाह लग रहा था, आश्चर्यजनक रूप से गंभीर लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, जो उसकी एक्सपर्टता में उसके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। यहाँ उपकरण हमारे 5 किलोमीटर के भीतर डीमन प्राणियों की उपस्थिति का पता लगाएंगे। हमें उन विशाल पीले पहाड़ पर पहुंचने पर इसे जमीन में गाड़ देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले 5 किलोमीटर तक हम राक्षस प्राणियों से घिरे न रहे। तकनीकी एक्सपर्ट, जिसका नाम नक्श था। ठीक है, चलो पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, एक एक कदम। आदर्श ने सहमति जताई। आदर्श को रेगिस्तानों का ज्यादा अनुभव नहीं था। उसे सिर्फ एक बार ऐसा अनुभव हुआ था जब वह सहारा रेगिस्तान में लगभग खो गया था। ऐसे में आदर्श और रेणु रेगिस्तान पार करने के विचार से अभी भी थोड़े डरे हुए थे। दुर्भाग्य से आदर्श के पास यहां आने का एक कारण था, जैसा कि रेणु के पास था। समूह पैदल चल रहा था। उनके बीच कोई दूसरा समनकर्ता नहीं था। जिन समनकर्ताओं को अमन जानता था वे बेसिक या इंटरमीडिएट मैजिशियन थे। वे किसी समनकर्ता को सिर्फ इसलिए मरने नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके पास अपना सामान ले जाने के लिए कोई समन बीस्ट नहीं था। एक अर्थ मैजिशियन उनके सामान की देखभाल करता था। रेत से ढकी इस जगह पर उस आदमी को बस अपनी आपूर्ति को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ वेव का इस्तेमाल करना था। उसे चलने की भी जरूरत नहीं थी। चूंकि वे रेगिस्तान में थे, इसलिए सबसे बड़ा जोखिम रास्ता भटक जाने का था। इसलिए वे अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आए थे, खासतौर पर खाना, दवाइयां और पानी। चुटकी की सहन शक्ति उतनी अच्छी नहीं थी। आदर्श के पास उसे अपनी पीठ पर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वह बिल्कुल भी भारी नहीं थी। जब वह उसे उठा रहा था तो वह लगभग भारहीन थी। जब भी वे किसी नई जगह पर पहुंचते तो चुटकी की आंखें उत्साह से चमक उठी।
ऐसा लगता था कि वह कई जगहों पर जाना चाहती थी, लेकिन अपने पिता को खोने के बाद दुनिया के प्रति उसकी उत्सुकता खत्म हो गई थी। क्या उनका रास्ता विश्वसनीय है? आदर्श ने चुटकी से धीरे से पूछा। अब तक तो सब ठीक है, चुटकी ने जवाब दिया। रिले स्टेशन का क्या हुआ? आदर्श ने पूछा। मुझे सच में नहीं पता, आपको क्या लगता है? 11 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? चुटकी ने जवाब दिया। आदर्श ने अपनी आंखें घुमाई। चुटकी छोटे से सिर के अंदर का ज्ञान आसानी से ज्यादातर पुराने प्रोफेसरों को डुबा सकता है। जैसे जैसे समूह रेगिस्तान में आगे बढ़ता गया, रेत मोटी होती गई। शुरू में रेत नरम थी, लेकिन ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मजबूत ताकत उनके पैरों को रेत में धंसा रही हो। रेत पर चलना बेहद मुश्किल था, क्योंकि यह उन्हें जल्दी थका देता था। गर्मी और सूखेपन के साथ एक साधारण इंसान आधे घंटे में ही थकान से अभिभूत हो जाता था। तनिष्क, हमें यहां तक ले जाना ठीक है, हम खुद ही आगे बढ़ेंगे। समीर ने उन्हें ले जा रहे अधिकारी के कंधे को थपथपाया। क्या क्या मैं भी आपके साथ जा सकता हूं? तनिष्क ने परेशान चेहरे के साथ कहा। तुम भी जाना चाहते हो? समीर को काफी आश्चर्य हुआ। तनिष्क एक एडवांस मैजिशियन था, लेकिन उसका पद उतना ऊंचा नहीं था। वह केवल लेफ्टिनेंट था, समीर से बेहद कम। वह पश्चिम में बड़ा हुआ था, इसलिए वह तारिम बेसिन और कलामा रेगिस्तान से काफी परिचित था। जब समीर ने बताया कि वह कलामा रेगिस्तान जा रहा है, तो तनिष्क ने उन्हें प्रवेश क्षेत्र तक ले जाने की पहल की। रेगिस्तान का भूभाग धीरे धीरे बदलता रहता है। इस बात की संभावना थी कि रेगिस्तान का सामान्य परिवेश द्वार कुछ महीने पहले रेत से ढका हुआ था। यही कारण था कि रेगिस्तान में सुरक्षित रास्ता बनाना बेहद मुश्किल था। यह बहुत बढ़िया है, अगर लेफ्टिनेंट तनिष्क हमारे साथ आने को तैयार है, अमन ने बाहें फैलाते हुए कहा। समूह के अन्य लोग भी इस बारे में परेशान नहीं थे। तनिष्क स्थानीय था और रेगिस्तान से उससे ज्यादा कोई परिचित नहीं था। वे अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन समूह में तनिष्क के होने से उन्हें कुछ परेशानी से भी बचाया जा सकता था। आदर्श ने तनिष्क को ध्यान से देखा। वह समझ गया कि तनिष्क कुछ परेशान लग रहा है। फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उस आदमी को कुछ भी कहने का कोई इरादा नहीं था। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां रेत भरी हुई थी, जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। अगर रास्ते की शुरुआत में ही विसंगतियां थी, तो वे अपने पास मौजूद जानकारी पर कैसे भरोसा कर सकते थे? हर कोई उदास था जब उन्हें वह मरुद्यान नहीं मिला जो वहां होना चाहिए था। बहुत अच्छी शुरुआत नहीं। यहां रेत पतली है, लेकिन वहां मोटी है। इसका मतलब है कि यहां कभी नखलिस्तान था। हवा और रेत के जमा होने की दर को देखते हुए प्रवेश द्वार लगभग 1 किलोमीटर आगे है। तनिष्क ने आत्मविश्वास से कहा। मैं जाकर देखूंगा। समीर ने तुरंत एक हल्की नीली हवा बुलाई और दूर तक उड़ गया। कुछ ही देर बाद वह उस जगह पर पहुंच गया जिसका जिक्र तनिष्क ने किया था। उसने अपना हाथ रेत पर रखा और अपने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करके नीचे की जमीन का पता लगाया। तनिष्क सही कह रहा है, रेत के नीचे पौधे हैं, लेकिन वे सड़ने लगे हैं, समीर ने समूह से कहा जब वे उसके पास पहुंचे। रेत की मोटाई और हवा से यह पता पाना कि नखलिस्तान कहाँ है। तनिष्क, तुम एक पेशेवर हो। यह ऐसा है जैसे हम अपनी दादी को अंडे चूसना सिखा रहे हो। अमन ने उसकी तारीफ की। बाकी लोग भी बेहद प्रभावित हुए। तनिष्क निश्चित रूप से उन्हें बहुत सी परेशानियों से बचाने वाला था। आओ, यहाँ सुरक्षित नहीं है। अगर हम इस तरफ जाए तो हमें बड़ा पीला पहाड़ देखने को मिलेगा, तनिष्क ने कहा। बिग येलो माउंटेन कभी एक भव्य और पहाड़ी पहाड़ था। धीरे धीरे इसके चारों ओर रेत जमा होगी। एक बार किसी ने पहाड़ का असली रूप देखने के लिए रेत में खुदाई करने की कोशिश की। अंत में उन्होंने पाया कि पहाड़ को ढकने वाली रेत कम से कम 50 मीटर मोटी थी। यह चौंकाने वाला था, क्योंकि वे यह नहीं बता सकते थे कि 50 मीटर मोटी रेत में कौन से भयानक जीव छिपे होंगे। समूह सफलतापूर्वक बिग येलो माउंटेन पर पहुंच गया। अपने सामने पड़े विशाल टीले को देखकर वे खुद को बेहद छोटा महसूस करने से रोक नहीं पाए। यह पर्वत कलामा रेगिस्तान की सीमा के रूप में कार्य करता था। एक बार जब वे पहाड़ को पार कर जाते तो वे खुद को जीवंत प्राणियों के दायरे में पाते। कई साल हो गए थे जब किसी ने आखिरी बार देखा था कि बड़े पीले पहाड़ के पीछे क्या है। बिग येलो माउंटेन पर सैंड्रो गोलेम के एक समूह ने कब्जा कर लिया था। जब वे पहुंचे तो समूह को युद्ध की आशंका थी और उन्होंने पहाड़ को पार करने की योजना बनाई।
लेकिन पहाड़ की कमर तक पहुंचने के बाद भी एक भी सैंड्रॉक गोलेम नहीं दिखा। मुझे नहीं पता था कि वो एक मानसिक मैजिशियन है। आदर्श, आपकी दोस्त बेहद प्रभावशाली है, अमन ने रेणु को देखते हुए टिप्पणी की। आदर्श ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आया हूँ। रेणु एक पेशेवर मानसिक मैजिशियन थी, सिर्फ एक स्पिरिट रिपर के साथ समूह के 1 किलोमीटर के भीतर मौजूद एलिमेंटल जीव उन्हें परेशान नहीं करते थे। जंगल में भटकते समय उन्हें यथासंभव युद्धों से बचना आवश्यक था। दुर्भाग्य से मानसिक मैजिशियन अधिकतर 2 चरम सीमाओं पर थे। या तो वे इतने कमजोर थे कि टीमें उन्हें मानसिक मैजिशियनों के बजाय मनोवैज्ञानिक के रूप में संदर्भित करती थी, या वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हीलर की तुलना में किराए पर लाना लेने से अधिक महंगा पड़ता था, क्योंकि अगर कोई लड़ाई नहीं होती तो कोई भी घायल नहीं होता। रेणु का मानसिक एलिमेंट आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। इसने टीम को बिग येलो माउंटेन को पार करने और बिना किसी जीवन प्राणी के उन्हें परेशान किए कलामा रेगिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति दी। हमें अब से हर कदम बेहद सावधान रहना होगा। नक्श, डिटेक्टर लगाने के लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढो, अमन ने कहा। समझ गया, नक्श ने जवाब दिया। रुको, डिटेक्टर को क्षेत्र को स्कैन करने में कितना समय लगेगा? चुटकी ने पूछा। लगभग 1 घंटा, नक्श ने कहा। क्या आप मुझे अधिक विशिष्ट समय बता सकते हैं? 1 घंटा और 10 मिनट। नक्श चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि छोटी लड़की सवाल को लेकर इतनी गंभीर होगी। मुझे इसे जोड़ने में मदद करें, मैं एक स्कैटर प्लॉट बनाऊंगी। चुटकी ने नक्श को एक टैबलेट कंप्यूटर दिया। ठीक है, अपने आप को संभालो और संभावित लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, अमन ने कहा। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, रात्रि आतंक डीमन। एलिमेंटल सेंसर और डीमन क्रिएचर डिस्ट्रीब्यूशन स्कैनर दोनों ही उपयोगी आविष्कार थे, लेकिन दोनों में एक ही कमी थी। जब वे काम कर रहे होते थे तो उनकी ऊर्जा तरंग के आसपास के डीमन प्राणियों को आकर्षित करती थी। रेंज बेहद दूर नहीं थी, लेकिन फिर भी वह परेशानी वाली थी। रेणु का पैसिफाई ऊर्जा तरंगों से उत्तेजित डीमन प्राणियों के विरुद्ध प्रभावी नहीं था। यह डीमन प्राणियों द्वारा कब्जा किए गए आवासीय क्षेत्र के करीब लाउडस्पीकर लगाने के समान था। कोई हलचल? टीम में से किसी ने पूछा। वह शांत लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें दिख रही थी कि नजर ने उसे धोखा दे दिया था। अभी नहीं, केवल 10 मिनट ही बीते हैं, नक्श ने कहा। क्या हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए? अगर हम पूरे 1 घंटे सुरक्षित हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम अगले 5 किलोमीटर तक पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे? रेणु ने कहा। यह डिवाइस सिर्फ एक संदर्भ है, एक डेटा पॉइंट है। भले ही 5 किलोमीटर के भीतर कोई राक्षसी घोंसला न हो, इसका मतलब यह नहीं कि हम सुरक्षित हैं। चुटकी ने उसे सही किया। छोटी लड़की सही कह रही है, डिवाइस सिर्फ एक सहायक उपकरण है। हमें अभी भी पैदल ही रास्ता तलाश कर इसकी सुरक्षा की पुष्टि करनी है। नक्श मुस्कुराया। वह काफी मिलनसार लग रहा था। इस बारे में बात करते हुए, आपका कमांडर दोस्त कहाँ है? वह बिना किसी कारण के इधर उधर क्यों भाग रहा है? क्या उसे चिंता नहीं है कि वह डीमन प्राणियों से घिर जाएगा? किस? हार्दिक ने आदर्श से पूछा जब उसे एहसास हुआ कि समीर गायब है। आमतौर पर रेगिस्तान जैसी जगह पर लोग रास्ता भटकने से बचने के लिए एक दूसरे के करीब रहते थे। रेगिस्तान में किसी गुमशुदा व्यक्ति के मिलने की संभावना 10% से भी कम होती थी। कोई भी व्यक्ति जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता। भाई हार्दिक, कमांडर समीर के बारे में चिंता मत करो। वह एक स्काउट था। अगर वह गलती से डीमन प्राणियों की भीड़ में फंस भी जाता तो उसे बिना किसी नुकसान से बच निकलने में कोई परेशानी नहीं होती। वह हमेशा डीमन प्राणियों को टीम के विपरीत दिशा में ले जाने में कामयाब रहा। जहां तक रास्ता भटकने की बात है तो यह भी बहुत कम संभावना है। उसने रास्ते में हवा में कुछ अशांति छोड़ी है। वह आसानी से हमारे पास वापस आ सकता है। टीम में से तनिष्क ने समीर की क्षमताओं को देखकर अच्छी तरह से परिचित होकर कहा, ओह, यह तो बेहद अच्छा है। हार्दिक ने सिर हिलाया। आदर्श को समीर के बारे में चिंता नहीं थी। अगर आदर्श उसकी तुलना अनिकेत और सूर्या से करे तो राष्ट्रीय टीम में टोही के प्रभारी थे, तो वह आदमी बहुत भरोसेमंद था। अनुभव के मामले में वे दोनों समीर के लिए अतुलनीय थे। इस पूरी टीम में डीमन प्राणियों द्वारा घिरे होने की संभावना सबसे कम थी। वह उनके लिए बेहद तेज था। अजीब बात है, अभी तक एक भी डीमन प्राणी क्यों नहीं दिखा? मुझे मत बताओ कि इस क्षेत्र में एक भी प्राणी नहीं है।
यह संभव नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार बड़े पीले पहाड़ के नीचे डेथ सैंड कारपेस कीटों का एक समूह होना चाहिए। क्या वे वास्तव में इतने धीमे थे? उन्होंने डिवाइस की ऊर्जा तरंगों पर ध्यान नहीं दिया, या नक्श के उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? टीम में से किसी ने अपनी अटकलें बताते हुए कहा। चुटकी ने कहा, यह पहले से ही डेटा एकत्र कर रहा है। यह अजीब है, कुछ आ रहा है। सूरज ने आगे देखा और बिना किसी रेत की हवा का झोंका देखा। सूरज ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने पैरों के नीचे एक स्टार पैटर्न चैनल करना शुरू कर दिया। शांत हो जाओ, यह समीर है। आदर्श मुस्कुराया। यह एक हल्की नीली हवा थी जो समीर के सोल ग्रेड सीट का रंग थी। सैना ने समीर को बहुत सारे इक्विपमेंट दिए थे क्योंकि वह उनका सबसे चमकीला सितारा था। उसने जो योगदान दिया था उसके साथ उसे मिलने वाले इक्विपमेंट्स राष्ट्रीय टीम को दिए जाने वाले इक्विपमेंटों से भी अधिक हो सकते थे। आखिरकार राष्ट्रीय टीम केवल एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी। वे समीर के सैन्य योगदान के लिए अतुलनीय थे। भाई आदर्श, मैंने आगे राक्षस कीटों का एक झुंड देखा। ऐसा लगता है कि वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। जब वे अपने घोंसले से निकल गए तो मैंने उनके अंडे चुरा लिए और उन्हें दक्षिण की ओर ले गया। वे कुछ समय तक हमें परेशान नहीं करेंगे। समीर वापस आया और रिपोर्ट की। तुमने राक्षस कीड़ों को बहकाया? उनके कुछ घोंसले हैं? अमन ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी होगी। वे अपने अंडों को लेकर विशेष रूप से चिंतित लग रहे थे। मैंने केवल एक घोंसले से अंडे चुराए थे, लेकिन अन्य घोंसले से डीमन कीड़े भी मेरे पास आ गए। समीर ने कंधे उचका दिए। और फिर भी आप बिना किसी चोट के वापस आने में कामयाब रहे। नक्श को भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। टीम के बाकी सदस्य राहत की सांस ले रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रेगिस्तान की उनकी यात्रा इतनी आसान होगी। वे कुछ लड़ाइयों से बचने में कामयाब रहे थे जो उन्हें लगता था कि इन बाहरी लोगों की असाधारण क्षमताओं के कारण सही थी। ये लोग हंटर बनने के बाद से हमेशा ही खतरे की कगार पर खड़े हैं। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि ये बाहरी लोग कितने भरोसेमंद हैं। उनके जैसे लोगों को अपने साथियों के रूप में पाकर उन्हें सुकून मिला। ऐसा लगता है कि हमने यहाँ भी खतरे पर काबू पा लिया है। अमन मुस्कुराया। उसने अजीब तरह से उस कागज को मोड़ा जिसमें उसने पहले से बनाई हुई रणनीतियां लिखी हुई थी और उसे एक तरफ फेंक दिया। उन्होंने अभियान से पहले बहुत सारी तैयारियां की थी, जिसमें डीमन प्राणियों की आदतों का विश्लेषण करना और उनकी कमजोरियों का पता लगाना शामिल था। उनके आदमियों ने डीमन प्राणियों से निपटने के लिए कुछ खास फॉर्मेशनों का अभ्यास भी किया था। फिर भी उन्होंने अब तक एक भी स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया था। हंटर मास्टर्स की कई टीमें इतनी दूर तक पहुंचने के बाद घावों और चोटों से लथपथ हो जाती है। फिर भी जब वे उनके पास आए तो ऐसा लगा जैसे वे छुट्टी मनाने आए हैं। खतरा टल गया जबकि उन्होंने बस एक सामान्य बातचीत की। स्कैन पूरा हो गया है। नक्श, आओ डेटा का विश्लेषण करें। नक्श ने डिवाइस वापस हार्दिक को सौंप दी। हार्दिक ने डिवाइस लिया और डेटा को अपने डिवाइस में डाला। हालांकि ट्रांसमिशन पूरा होने से पहले ही चुटकी बोल पड़ी। हमें अब निकलना होगा ताकि हम इस पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच सके। सूरज ढलने से पहले बेसिन में इस जगह पर पहुंचकर हम सुरक्षित रहेंगे। चुटकी ने पहले ही नक्शा प्रिंट कर लिया था। उसने अमन को लापरवाही से एक कॉपी दे दी। हार्दिक के होंठ मुड़ के वह छोटी लड़की को डांटते हुए आ रहा था कि तभी उसकी नजर नक्शे और डीमन जीवों के बिखरे हुए प्लॉट पर पड़ी। उसके भाव भाव तुरंत बदल गए। क्या है यह? अमन ने हार्दिक की प्रतिक्रिया देखकर पूछा। अमन को उस नक्शे पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो एक छोटी लड़की ने बनाया था। हार्दिक ने नक्शे पर वापस देखने से पहले सूरज की ओर देखा। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमें अब जाना होगा। अगर हम रात होने से पहले यहां से नहीं निकले तो हम बेहद बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। समूह ने तुरंत अपना सामान पैक किया और यात्रा पर आगे बढ़ गए। समीर और समूह का एक अन्य सदस्य आगे की ओर देख रहे थे। अन्य लोगों ने अपनी गति बढ़ाने के लिए मैजिक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सूरज और नक्श को समझ में नहीं आया कि हार्दिक ने अचानक चुटकी के नक्शे पर विश्वास क्यों कर लिया, लेकिन यह अमन ही था जिसने अंत में अपनी चिंता व्यक्त की। हार्दिक, बात क्या है? तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? हमारे पास जो जानकारी है वह सटीक नहीं है। डेथ सैंड कारपेस बिग कीड़े येलो माउंटेन टाउन के नीचे एक प्रजाति ही नहीं है और भी वहां पे है। वे इस तह से लगभग 40 मीटर नीचे रह रहे हैं और इस क्षेत्र में जहां हम हैं वहां से 4 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। सूरज जल्दी ही ढलने वाला है। जैसे ही सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी ये नाइट
टेरर कीड़े सतह के ऊपर मौजूद हर जीवित प्राणी को रेत में घसीट लेंगे। इनकी संख्या बेहद ज्यादा है, हमारे पास कोई मौका नहीं है, हार्दिक ने गंभीरता से कहा। क्या उस सूचना विक्रेता को धिक्कार है? उसने क्या हमें बताया था कि बड़े पीले पहाड़ के नीचे कोई खतरा नहीं है। मैं कसम खाता हूं वापस आते ही मैं उसे मार डालूंगा, टीम में सदस्य ने कहा। क्या हमने अग्निगढ़ शहर में स्यूडोमॉर्फिक डीमन का सामना नहीं किया था? क्या नाइट टेरर स्यूडोडाइनिंग डीमन इसके समान है? स्पाइरल ने आदर्श से फुसफुसाते हुए कहा जब यह नाम उसके दिमाग में आया। हाँ, वे एक ही प्रजाति है जो अलग अलग आवासों में रहते हैं। नाइट टेरर डेमन्स आमतौर पर सूखी जगहों पर रहते हैं और वे केवल रात में दिखाई देते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी के प्रशंसक नहीं होते हैं। चुटकी की टैबलेट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में कम से कम 500 नाइट टेरर डीमंस थे। वे सभी तभी आएंगे जब उनकी जड़ें रेत के ऊपर हलचल महसूस करेंगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना डरावना होगा। आदर्श ने वास्तव में यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क किया था। समायरा तुरंत चुप हो गई। उनकी पूरी टीम लगभग खत्म हो गई थी जब वे अग्निगढ़ शहर में डीमन से टकरा गए थे और अब इस क्षेत्र में उनमें से कम 500 थे। वे मूल रूप से एक जीवित कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। छोटी लड़की, तुम्हें कैसे पता चला कि वे राक्षस यहाँ हैं? हार्दिक ने गति बढ़ाते हुए पूछा। मेरा नाम चुटकी है, चुटकी ने अप्रसन्नता से कहा। ओ चुटकी, हार्दिक घबरा रहा था लेकिन उसे राहत भी मिली। अगर टीम ने डेटा का विश्लेषण पूरा होने तक इंतजार किया होता तो अब तक अंधेरा हो चुका होता। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता नाइट राक्षस की जड़ें पूरे स्थान पर फैल जाती। दूसरी ओर हार्दिक भी काफी हैरान था। चुटकी इतनी जल्दी डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम थी। लड़की ने उससे भी ज्यादा तेजी से डेटा को स्कैन किया था। उनके पास जो जानकारी थी उससे पता चला कि उस इलाके में सिर्फ डेथ सैंड कीड़े रहते थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति सिर्फ दिन के समय ही आते थे। अगर वह रात में होता तो स्यूडोमॉर्फिक डीमनों द्वारा पूरी सेना को भी जिंदा खा लिया जाता। सतह के नीचे बहुत ज्यादा जीवन रूप नहीं है, फिर भी एक बेहद बड़े क्षेत्र को कवर कर रहे थे। सिर्फ इसी बात ने मेरा ध्यान खींचा। इसके अलावा हमसे 5 किलोमीटर के भीतर सिर्फ 2 तरह के जीवन रूप है। एक भूमिगत छिपा हुआ है और दूसरा डेथ सैंड कीट है। ये डेथ सैंड कीट कुछ ऐसे हैं जिनसे मांस खाने वाले डीमन पौधे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वे कीटों के मोटे कवच को पचाने में असमर्थ है। यह साबित करता है कि सतह के नीचे जीवन रूप स्यूडोमॉर्फिक डीमन है क्योंकि उन्होंने डेथ सैंड कीटों के अलावा हर प्रजाति को खा लिया, चुटकी ने कहा। सौभाग्य से तुमने जान लिया कि वे क्या थे, हार्दिक ने कहा। तुम दिन और रात के बारे में भूल गए, यह एक घातक गलती है, चुटकी ने उसे डांटा जैसे वह एक टीचर हो। हार्दिक का चेहरा अजीब सा था। सौभाग्य से वे गंभीर खतरे से बचने में कामयाब रहे। रेगिस्तान बिल्कुल भयानक था। अगर वे अपनी शुरुआती योजना पर अड़े रहते तो रात होने पर टीम रात्रि डिमनों द्वारा खा ली जाती और फंसा भी ली जाती। हार्दिक ने जितना अधिक इसके बारे में सोचे यह उतना ही डरावना था। जल्दी चलो, मैं देख सकता हूं कि रात का पर्दा हमारी ओर बढ़ रहा है, समीर ने कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।